हेलो एवरीवन, कैन आईक्यू एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे करंट अफेयर्स के बारे में। तो बात करते हैं, करंट एक ऐसा सेक्शन है जहां से हर किसी परीक्षा में कम से कम 10 से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से पढ़ाना है। बिल्कुल यहाँ से करंट के जो सेक्शन है यहाँ से बिल्कुल आपका नंबर मिस नहीं होना चाहिए। तो बात करें हम, आज का जो हमारा पहला जो करंट है, जो पहली जो खबर है, RRTS। ठीक है, ध्यान से देखें इधर। आर आर RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता क्या है, इसको जानना आवश्यक है। यह रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है, ये भारत की जो ट्रेन है नमो भारत, उससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जो आपको ट्रेन दिख रही होगी हमारे विजुअल में, यह जो कौन सी ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है। तो इससे संबंधित हैं। ये क्या है? भारत की सेमी हाई स्पीड भविष्य की स्मार्ट रेल सेवा है। मतलब RRTS का मतलब है स्मार्ट रेल सेवा जो है इंडिया की। इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता यह है कि तेज गति, इसमें जो गति है वो स्पीड अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी, पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही समय की बचत होगी। उच्च क्षमता वाली यहाँ पर सेवाएं मिलेगी। ठीक है, वापस देखें, इसको याद रखना है। RRTS जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये नमो भारत ट्रेन से संबंधित है। RRTS नमो भारत ट्रेन NCR के शहरों को जोड़ना है, इसका जो उद्देश्य है। अर्ध उच्च गति यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी गति रहेगी। तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा यहाँ मिलेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दुहाई, गुरुग्राम, अलवर और पानीपत के बीच में यह ट्रेन चलेगी। तो इसको याद रखना है, आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे। RRTS की मुख्य जो विशेषता है, मुख्य विशेषताओं को लेकर बात करें कि मुख्य जो विशेषता है, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भविष्य की तेज, सुरक्षित और स्मार्ट यात्रा का एक नाम है। इसे याद रखना है। उच्च गति की बात करें, इसकी जो गति संबंधित बात करें, तो RRTS ट्रेनों की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन जो यहाँ पर जो औसत जो रफ्तार है 160 किलोमीटर रफ्तार से चलती है। मेट्रो से भिन्न की बात हुई है, यहाँ ये मेट्रो से भिन्न कैसे है? मेट्रो से भिन्न इस तरह से है, याद रखना है कि आम मेट्रो शहर के भीतर छोटी दूरी के लिए होता है, जबकि RRTS लंबी दूरी के लिए कम स्टॉपेज तेज गति के साथ काम करती है। मतलब यह है कि जो मेट्रो जो ट्रेनें होती हैं वो सिटी के अंदर चलने वाली ट्रेनें होती हैं, उनकी डिस्टेंस मतलब दूरियां कम होती हैं, लेकिन इसकी दूरी भी ज्यादा होगी। इसकी क्या होगी, इस ट्रेन की, ये जो ट्रेन है इसकी दूरी भी ज्यादा होगी और स्पीड से भी चलेगी और साथ ही स्टेशन यहाँ पर कम रहेंगे और सारी आधुनिक जो सुविधा रहेगी वो सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसमें समय की बचत होगी, स्पीड रहेगी तो समय की बचत होगी, आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। इन ट्रेनों में हवाई जहाज जैसी आरामदायक सीटें, वाईफाई, CCTV और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तेज रफ्तार, सुरक्षित यात्रा, बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं सभी। RRTS नमो भारत ट्रेन का विस्तार की बात करें, राजस्थान में विस्तार की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की? राजस्थान में। राजस्थान के विस्तार को, इसको अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। तो इसमें क्या याद रखना है? दिल्ली अलवर कॉरिडोर से होगा राजस्थान का विकास। या कौन सा कॉरिडोर बनाया गया है? दिल्ली अलवर कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ चलाई जाएगी RRTS ट्रेनें और प्रारंभ और अंत कहाँ से होगा, इस पॉइंट को याद रखना है। तो RRTS जो ट्रेन है शाहजहांपुर यहाँ प्रारंभ करेगी राजस्थान में। शाहजहांपुर को याद रखना है, शाहजहांपुर को एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद निमराना बहरोड से शुरू होकर अलवर तक आएगी। इसकी जो कुल लंबाई है 91 किलोमीटर। मतलब राजस्थान में कितनी किलोमीटर चलेगी? तो राजस्थान में 91 किलोमीटर चलेगी। कुल स्टेशनों की बात की है तो इसमें कुल जो स्टेशन है कितने हैं? इसमें कुल स्टेशन 6 हैं। ठीक है, ये आपको स्टेशन दिख रहे होंगे। शाहजहांपुर में प्रवेश करेगी, उसके बाद बावड़ी जाएगी, उसके बाद निमराना जाएगी, उसके बाद बहरोड जाएगी, उसके बाद बानासुर जाएगी, उसके बाद अलवर जाएगी। ये परियोजना के लाभ क्या होंगे? इस परियोजना के जो लाभ हैं, दिल्ली, गुरुग्राम और राजस्थान के बीच तेज और आरामदायक कनेक्टिविटी मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, समय की बचत होगी और प्रदूषण की कमी होगी। क्षेत्रीय विकास को एक नया आयाम मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली से ये राजस्थान तक आएगी। ठीक है, याद रखना है इसे।
नेक्स्ट बात करें, जयपुर प्रदेश का पहला ड्यूअल सोर्स डेटा सेंटर बनेगा। जयपुर प्रदेश का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर बनेगा। इसकी जो विशेषताएं क्या है, राजस्थान का यह पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर रहेगा। राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर रहेगा। इसकी क्षमता कितनी है? 6 मेगावाट है। क्षमता को याद रखें, ठीक है। इसको एग्जामिनर पूछ सकता है। नियमों को बदला, ड्यूल सोर्स की अनुमति देने के लिए राजस्थान डिस्कॉम ने आपूर्ति के नियम और शर्तें, जो नियम थे उनको संशोधित किया है। ये दिख रहा होगा आपको ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर, ठीक है, विजुअल में दिख रहा होगा अच्छे से। स्थान की बात करें तो जयपुर में कहाँ है ये? स्थान की बात करें तो जयपुर में यह सीतापुरा में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित है, ठीक है। निर्माण व निवेश की बात करें तो एसटीटी जो कंपनी है, ठीक है, एसटीटी द्वारा ग्लोबल डेटा सेंटर को 350 करोड़ रुपए का निवेश करके यहाँ पर बनाया जा रहा है। बिजली आपूर्ति की बात करें, इससे फायदा क्या होगा? ड्यूल सोर्स तकनीक से स्वतंत्र ग्रिड सब स्टेशनों पर बिना रुकावट की बिजली आपूर्ति होती रहेगी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है करंट में, इसको आने वाले समय में एग्जामिनर लगातार पूछेंगे तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें इसमें, हाँ, यूएई बनाएगा जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रेन नेटवर्क। सबसे बड़ा ग्रेन नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। किसके सहयोग से बनाएगा? संयुक्त अरब अमीरात जो देश है उसके सहयोग से राजस्थान सरकार, उसके सहयोग से राजस्थान सरकार, ठीक है। राजस्थान सरकार को याद रखना है, राजस्थान सरकार के जैसलमेर में देश के सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब स्थापित करेगा, ठीक है। ऐतिहासिक निवेश की बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख करोड़ का भारी निवास विदेशी निवेश किया जाएगा। यह भारत के अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। बात यह है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में होने वाला सबसे बड़ा निवेश है, तो इसको याद रखना है। परियोजना की क्षमता की बात करें तो परियोजना की क्षमता कितने हो जाएगी? 60,000 मेगावाट होगी, यानी कि 60 गीगावाट होगी। ऊर्जा स्रोत की बात करें तो इस नेटवर्क के तहत सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज और बायोमास पर आधारित ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित होगा। ये किस किस पर आधारित है? ठीक है, सोलर पर, विंड पर, बैटरी स्टोरेज पर और बायोमास पर आधारित ये प्रोजेक्ट रहेगा। भूमि आवंटन 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि को चयनित किया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखें। भूमि की भागीदारी मतलब निजी भागीदारी की बात करें, निजी भागीदारी मिनरवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस प्रोजेक्ट में शामिल है, ठीक है। इसे याद रखें। ग्रीन एनर्जी नेटवर्क जो है राजस्थान में स्थापित बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? तो जैसलमेर में बनने जा रहा है। इतना जरूर याद रख लें आप, कहाँ बनने जा रहा है? जैसलमेर में बनने जा रहा है। किस कंपनी की निजी भागीदारी रहेगी? तो यहाँ पर ग्रीन जो ये मिनरवा एनर्जी जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड की, इसकी भागीदारी रहेगी, तो इसको याद रखना है। साथ साथ में राजस्थान सरकार और यूएई सरकार के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट जो बात करें इसमें, कोटा डोरिया और एरी सिल्क को लेकर के बात करेंगे। ये संगम पर बनेगा प्रीमियम फैब्रिक। ये जो दिख रहा होगा कोटा डोरिया, विजुअल में देखें, ये जो विजुअल है और इधर जो आपको विजुअल दिख रहा है, यहाँ पर किसका यूज हुआ है? कोटा डोरिया और उसके बाद में एरी सिल्क को मिक्स करके यह नया एक कपड़ा तैयार किया गया है, प्रीमियम फैब्रिक तैयार किया गया है, ठीक है। राजस्थान के पारंपरिक कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध एरी सिल्क को मिलाकर एक नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित करने की पहल शुरू की गई है। इस फ्यूजन फैब्रिक में एरी सिल्क की मुलायम बनावट और कोटा डोरिया के हल्केपन का अनूठा मेल होगा, जिसे वैश्विक प्रीमियम बाजार के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ पर याद रखना है। इसमें कोटा डोरिया की बात करें हम और उसके बाद में बात करेंगे एरी सिल्क की, ठीक है। ये लो, कोटा डोरिया की बात करें, ये जो कोटा डोरिया है, ठीक है, इसमें क्या देखना है? ये कैथून, कोटा के पास कैथून नाम की जगह है, यहाँ पर इसका पारंपरिक रूप से निर्माण किया जाता है। पारंपरिक रूप से निर्माण किया जाता है हथकरघा उद्योग में, ठीक है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। इसकी बुनाई को, इसकी बुनाई जो होती है, इस बुनाई को खत कहा जाता है। बुनाई को क्या कहा जाता है? खत कहा जाता है। इतना हमें याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एरी सिल्क की बात करें, एरी सिल्क की बात करें हम, एरी जो सिल्क है यहाँ पर बात कर लेते हैं। एरी सिल्क जो है असम और मेघालय में है। असम
और यहाँ पर मेघालय, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। इतना याद रखें, हाल ही में मिला हुआ है। और इसका कॉमन करके मिक्सअप करके एक नया प्रीमियम फैब्रिक तैयार किया जा रहा है, जिससे फायदा यह होगा, भारत के निर्यात के हस्तकरघा उद्योग के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, कोटा डोरिया और एरी सिल्क को मिक्स करके कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया गया, प्रीमियम फैब्रिक। नेक्स्ट बात करें जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में केराकल संरक्षण हेतु देश का पहला बकरी बैंक अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर में कहाँ चलाया जा रहा है? जैसलमेर में केराकल संरक्षण हेतु देश का पहला बकरी बैंक अभियान चल रहा है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की बात करें, इसका जो उद्देश्य है दुर्लभ वनस्पति यानी कि वन्य जीव, सॉरी, दुर्लभ जो वन्य जीव है केराकल, जिसे सियामोस भी कहते हैं, फारसी भाषा में कहते हैं, ये याद रखना, यहाँ पर फारसी भाषा में कहते हैं। और रिवर्स किलिंग, बदले की भावना से हत्या से बचाना है। बदले की भावना ये क्या करता है, कई बार पशुपालकों की जो बकरियां होती है उसका शिकार कर देता है, लेकिन उसका जब शिकार करता है तो केराकल का शिकार नहीं करना है, उसको मारना नहीं है। चिंताजनक आंकड़ों की बात करें, इसमें चिंताजनक आंकड़े क्या हैं? वर्तमान में पूरे देश में 85 केराकल शेष हैं। वर्तमान की बात करें देश के अंदर तो कितने केराकल बसे हुए हैं? 85 बसे हुए हैं, जिनमें से राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 4 केराकल अवस्थित हैं। तो राजस्थान में कितनी है? मात्र 4 यानी कि 4 हैं। मुख्य जो बिंदु है यहाँ पर संयुक्त पहल वन विभाग और वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और साथ ही अ, टाइगर वॉच, सॉरी, टाइगर वो जो संस्था है यहाँ पर जुड़ी हुई है इसे बचाने के लिए। कार्य प्रणाली, यदि केराकल किसी पशुपालक के पशु का शिकार करता है तो लंबी कागजी कार्रवाई के बजाय सीधे बकरी बैंक से पीड़ित को एक नई स्वस्थ बकरी सौंपी जाएगी। यदि मान लो केराकल किसी बकरी का शिकार कर लेता है तो उसको, केराकल को नहीं मारना है, आप सीधे कहाँ चले जाए, बकरी बैंक चले जाएं, जहां से आपको एक नई बकरी सौंप दी जाएगी। शुरुआती चरण में प्रत्येक बकरी बैंक में 25 स्वस्थ बकरियां रखी जाएगी। ये बकरी, ठीक है, बकरी बैंक बनाया गया, ये जो बैंक दिख रहा है आपको विजुअल में। और यदि ये केराकल है, केराकल इसका शिकार करता है, ठीक है, इसको मारता है, रिटर्न में पशुपालक इसको नहीं मारेगा, यह कहना चाह रहा है। ठीक है, और जैसलमेर में केराकल से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि जैसलमेर में, राजस्थान में कितने केराकल सुरक्षित हैं? राजस्थान में मात्र 4 केराकल सुरक्षित हैं। इसे याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो बात करें, राजस्थान के 3 जिलों में विकसित होंगे संदन के वन। राजस्थान के 3 जो जिले हैं वहां पर संदन के वृक्ष विकसित होंगे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के 3 प्रमुख जिलों में संदन के वन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 मई 2026 को वन एवं पर्यावरण विभाग की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे? बांसवाड़ा में विकसित किया जाएगा, उदयपुर में विकसित किया जाएगा और साथ में सिरोही के अंदर विकसित किया जाएगा। यदि हम बात करें बांसवाड़ा जिले की बात करें, तो बांसवाड़ा में गांटाला, गांटाला जो जगह है, ये दांतलिया वन खंड में 25 हेक्टेयर भूमि में इसका विकास किया जाएगा। इसको, जगह का नाम याद रखें, बांसवाड़ा में कहाँ, बांसवाड़ा में, जगह को याद रखें, बांसवाड़ा में कौन सी जगह है? कंटाला रेंज के दांतलिया, कंटाला रेंज के दांतलिया वन खंड में 25 हेक्टेयर भूमि में इसका विकास किया जाएगा। इसको, बांसवाड़ा को याद रखें। उदयपुर की बात करें, ठीक है, बांसवाड़ा में ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। उदयपुर में बात करें तो किशोला झील के समीप स्थित कालका माता वन खंड नर्सरी और बांकी क्षेत्र में 20 से 22 हेक्टेयर क्षेत्र में संदन के वृक्ष लगाए जाएंगे। उदयपुर में कहाँ लगाए जाएंगे संदन के वृक्ष? उदयपुर में किशोला झील के किनारे लगाए जाएंगे और बांसवाड़ा में घंटाला रेंज में, ठीक है, कौन सी जगह है, जांतलिया जो जगह है वहां पर लगाए जाएंगे। तो सिरोही की बात करें, पिंडवाड़ा के क्षेत्र में जनापुर जोड़ में करीबन 25 से 30 हेक्टेयर वन भूमि में संदन के वन विकसित किए जाएंगे। संदन वन के जो लाभ क्या है, संदन वन के लाभों की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, हरियाली में समृद्धि, स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही संदन उत्पादन से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा। हमें याद रखना है, राजस्थान के 3 जिलों में विकसित होंगे संदन वन। कौन कौन से जिले? मोटा मोटा इतना याद जरूर कर लें, राजस्थान में 3 जिलों में विकसित होंगे संदन के वन। कौन कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही को याद रखें। नेक्स्ट जो बात करें इसमें, अरुंधति चौधरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रदेश की पहली महिला बॉक्सर बनी है।
अरुंधति चौधरी को याद रखें, राष्ट्रमंडल के खेलों में क्वालीफाई क्वालीफाई करने वाली प्रदेश की पहली महिला बॉक्सर बनी हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रदेश की कौन सी पहली महिला है जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली प्रदेश की पहली महिला बने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? अरुंधति चौधरी हो जाएगा। चयन व आयोजन कोटा के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कोटा की कहाँ के हैं? कोटा भी याद रखें, अरुंधति चौधरी कहाँ की? कोटा की है। अरुंधति चौधरी का चयन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त के लिए भारतीय टीम में तो सेलेक्ट किया गया है, याद रखें। उसके बाद में कॉमन जो वेल्थ गेम है वो कहाँ पर होंगे, इसको भी याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होंगे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। स्कॉटलैंड के, याद रखें, स्कॉटलैंड में जो जगह है ग्लासगो, यहाँ पर कौन से गेम होंगे? राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। ये 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसके साथ ही अरुंधति राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालीफाई करने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बनी है। ठीक है, इतना यहाँ पर इनको याद रखना है। प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट बना है। ठीक है, प्रदेश का पहला जब भी प्रदेश की पहली जो चीजें होती तो उनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बात करें प्रदेश के अंदर गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट बना है। गोट मिल्क मतलब क्या होता है? बकरी के जो मिल्क दूध जो होता है, ये आप देखिए यहाँ पर ये बकरी है, बकरी का जो मिल्क होता है गोट मिल्क सोप, ठीक है, साबुन, ठीक है, बना है, और साथ ही शैम्पू बना है। दो चीजें बनी है। स्थान कहाँ है? सोजत नगर पालिका की सामुदायिक भवन पाली राजस्थान। स्थापनाकर्ता कौन है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा बनाया गया है। संबंध कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उद्यान कार्यक्रम में योजना में इसमें व्यय हुए 15 लाख रुपए। ठीक है, उसका जो उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देना है। इसमें लाभार्थी करीबन 1000 ग्रामीण परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। विशेष जो तथ्य है, ये राज्य सरकार का पहला संगठित गोल्ड मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट है। इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा कि स्थानीय जो महिलाएं हैं, महिला समूह को ये इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें सीधे सीधे 1000 ग्रामीण परिवारों को रोजगार से जोड़ने की बात हुई है, याद रखें। और ये गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसको ये इंपॉर्टेंट लगा करके याद करें, यहाँ पूछा जा सकता है। गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट सोजत पाली राजस्थान में स्थापित किया गया है। सोजत पाली राजस्थान में स्थापित किया गया है, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट जो बात करें हमारा राजस्थान विधानसभा हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका में बनाई गई है का भव्य उद्घाटन हुआ है। राजस्थान विधानसभा में हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका का भव्य उद्घाटन किया गया। पर्यावरण, आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान के अनूठे संगम की ऐतिहासिक पहल है। यह आपको दिख रहा होगा, नक्षत्र वाटिका दिख रही होगी आपको यहाँ पर। ठीक है, 27 जो नक्षत्र हैं उस पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद में लोकार्पण किसने किया? तो लोकार्पण करने वाले हमारे माननीय वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, इन्होंने किया है। हर्बल वाटिका ये दिख रही होगी आपको। अब जब भी विधानसभा विजिट करोगे तो इस तरह का आपको अंदर विजुअल मिलेगा, यहाँ पर हर्बल वाटिकाएं बनाई गई हैं। राजस्थान विधानसभा हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका का भव्य उद्घाटन हुआ है, तो इसको याद रखें। हर्बल वाटिका की बात करें, ठीक है, इसको याद रखना है। क्षेत्रफल लगभग कितना है? 850 वर्ग मीटर है। 850 वर्ग मीटर है। 38 क्यारियां बनाई गई हैं। क्यारियों की साइज क्या है इसके भी याद रखें। 8 बाय 13 फीट की है। 38 प्रकार की औषधियां प्रजातियां यहाँ पर तुलसी, जैसे तुलसी, सिट्रोनेला, पत्थर सट्टा, हड़जोड़ आदि शामिल है। नक्षत्र वाटिका की बात करें तो 5000 वर्ग मीटर में है। ठीक है, 27 नक्षत्रों पर आधारित है। अर्धचंद्राकार है। प्रत्येक नक्षत्र से संबंधित विशिष्ट वृक्ष यानी कि कुशाला, कुचला, आंवला, गुलर, पीपल आदि इसमें लगाए गए हैं। तो राजस्थान विधानसभा में हमें याद क्या रखना है? राजस्थान विधानसभा में हर्बल वाटिका बनाई गई है, एक और नक्षत्र वाटिका बनाई है, जिसका मतलब लोक उद्घाटन किसने किया है? तो वासुदेव देवनानी ने किया है। हर्बल वाटिका की बात करें तो इसका क्षेत्रफल याद रखें 850 वर्ग मीटर है, और इसमें 38 प्रकार की औषधियां शामिल है। हर्बल वाटिका में 38 प्रकार की औषधियां शामिल है। ठीक है, और नक्षत्र वाटिका में क्षेत्रफल याद रखें 5000 वर्ग मीटर है, और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। इतना यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट जो बात करें राजस्थान कृषि विभाग और
वाधवानी एआई के मध्य समझौता हुआ है। किस किस के मध्य समझौता हुआ है? तो राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी जो एआई है उनके साथ समझौता हुआ है। ठीक है, इसमें है क्या, 25 मई 2026 को राजस्थान कृषि विभाग वाधवानी एआई लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के मध्य एक महत्वपूर्ण गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अवधि व लागत की बात करें तो वाधवानी एआई बिना किसी वित्तीय भार के अगले 3 वर्षों तक राजस्थान सरकार को फ्री तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। इसका मुख्य जो उद्देश्य है आधुनिक एआई उपकरणों के माध्यम से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और विभागीय निर्णयों में त्वरित और सटीक बनाना है। विभाग द्वारा जो निर्णय होते हैं और किसानों को क्या करना है, किसानों को उत्पादन बढ़ाने में इसकी मदद मिलेगी। कैसे? किसानों के लिए प्रमुख एआई टूल क्या करेगा? ये एआई टूल मौसम की जानकारी दे देगा, फसल के बारे में सलाह देगा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताएगा और एग्री वाणी जो बातें होती हैं कृषि से संबंधित उसकी जानकारी देगा। वाधवानी एआई और राजस्थान कृषि विभाग के मध्य जो समझौता हुआ है उसको याद रखें। इसमें क्या हुआ है, एग्रीटेक एग्री वाणी और मौसम जानकारी, मौसम की जानकारी और फसल सलाह और सरकारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर मिलेगा। एग्री वाणी, ठीक है। स्थानीय भाषाओं में मौसम, फसलों और योजनाओं की त्वरित जानकारी देने वाला बहुभाषी एक चैटबॉट है, यह एआई टूल है, इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। हम्म नीदर नीदरलैंड में गूंजा पधारो महारे देश गीत। नीदरलैंड में गूंजा है कौन सा? पधारो महारे देश यानी कि राजस्थान। लोक धुनु ने जीता विश्व का दिल यानी कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड हेग की यात्रा पर गए थे। आपको दिख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ये कहाँ गए थे? नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे? नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे, जहां पर पधारो हमारे देश गीत गाया गया है। गीत की प्रस्तुति किसने दी है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा ए अग्रवाल पधारो हमारे देश गीत गाया गया है। ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, मनीषा जो है, मनीषा ए अग्रवाल ने कौन सा गीत गाया है हाल ही में नीदरलैंड के अंदर? तो याद रखें, पधारो हमारे देश, यह गीत गाया गया है। ठीक है, गीत का इतिहास, अन्य प्रमुख गीत, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इतना याद रखें। मनीषा अग्रवाल ये है, मनीषा अग्रवाल जी को देखें आप। ठीक है, इन्होंने गीत गाया है, कहाँ गाया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो नीदरलैंड में गाया गया है, नीदरलैंड। नेक्स्ट बात करें, देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन बनाया है। देश का देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन बना है। ठीक है, मारवाड़ी फैसिलिटेशन सेंटर देश का पहला है। यह स्थान कहाँ है ये? सिरोली दांतली स्कीम, गोनर रोड, जगतपुरा जयपुर में है। तो इतना याद रखें, कहाँ पर है? जगतपुरा जयपुर में है। कौन सा? मारवाड़ी प्रवासी भवन कहाँ पर है? एग्जामिनर पूछ सकता है मारवाड़ी प्रवासी भवन कहाँ है? जगतपुरा जयपुर में स्थित है। 4,000 वर्ग मीटर भूमि बना हुआ है। इसके निर्माता संस्था कौन है? तो मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन है। ठीक है, इसमें मुख्य जो कार्य होंगे या प्रवासियों के लिए फिजिकल और डिजिटल ब्रिज के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि युवाओं को मेंटरशिप देगा। ये स्वयं सहायता समूह HSGS जो ग्रुप हैं उनको स्किल प्रदान करेगा। दस्तकारों को उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाएगा, यानी कि कनेक्ट का काम करेगा, सशक्त का काम करेगा, प्रोत्साहन देगा और वैश्विक पहचान दिलाएगा। इसे याद रखें। ये जो मारवाड़ी प्रवासी भवन है कहाँ पर बना हुआ है? जगतपुरा जयपुर में बना है, इतना याद रखें। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के बारे में बात करें, जन भागीदारी। ठीक है, ये किस विभाग द्वारा संचालित अभियान है? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया गया जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। कब चला ये अभियान? 18 से 25 मई 2026 के बीच में चला। आयोजक कौन है? इसके आयोजक की बात करें, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय भारत सरकार है। ठीक है, समृद्ध मुख्य जो योजना संबंधित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चलाया गया है। जयपुर जिले के 10 ब्लॉकों के 177 गांवों में 150 ग्राम पंचायतों आदि सेवा केंद्रों में संचालित किया गया है। यानी कि जयपुर जिले के 10 ब्लॉकों के 177 गांवों में, और ग्राम पंचायतों की बात करें तो 105 ग्राम पंचायत। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्यों को देखें, जनजाति वर्ग को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने के लिए 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों की जानकारी को लाभान्वित करना है। मतलब 17 विभाग की 25 जो प्रमुख गतिविधियां हैं, 17 विभागों की जो 25 प्रमुख गतिविधियां हैं उनसे लाभान्वित करना है किसको? जनजाति वर्ग को।
ठीक है, इसमें बात करें कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, पशुपालन, आजीविका, कौशल विकास, सड़क, आवास, विद्युत, बैंकिंग, उज्ज्वला, स्वच्छता, पोषण, वन अधिकार, डिजिटल सेवाएं और अन्य जो सेवाएं हैं, ये 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था इस अभियान में। ठीक है, अभियान का नाम याद रखें, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान। किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय, जो भारत सरकार का है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें यह पूछा जा सकता है 17 विभागों की 25 प्रमुख जो गतिविधियां या योजना है, उसकी जानकारी किसको देना है? जनजाति वर्ग को देना है। नेक्स्ट बात करें इसमें, विश्वविद्यालयों में नए कुल गुरुओं यानी कि कुलपतियों की नियुक्ति हुई है। नियुक्तिकर्ता कौन है? नियुक्तिकर्ता राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े हैं। आदेश कब निकाला था? 13 मई 2026 को निकाला था। नियुक्तियां किस किस की हुई है? प्रोफेसर कैलाश डागा, प्रोफेसर कैलाश डागा कुल गुरु बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का। इसको याद रखें, प्रोफेसर कैलाश डागा को याद रखें, कैलाश डागा साहब ये हैं। ठीक है, डागा साहब को कहाँ का कुल गुरु नियुक्त किया गया है? MLSU का नियुक्त किया गया है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, ये याद रखें। उसके बाद में प्रोफेसर मदन सिंह कुलगुरु, प्रोफेसर मदन सिंह को कुलगुरु नियुक्त किया गया है महाराजा जो सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर इन दोनों नियुक्तियों को याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कार्यकाल अवधि की बात करें, ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त जो भी पहले होगा, कुल गुरुओं की कार्यकाल बताया गया है कि 70 वर्ष तक ये रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्वदेशी यूजीवी कृष्ण रोबोट, स्वदेशी यूजीवी कृष्ण रोबोट है यह। ठीक है, इसको याद रखें। भारत की सुरक्षा क्षमता को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। निर्माता कौन है? जयपुर की रोबोटिक्स कंपनी क्लब फर्स्ट है। फाउंडर कौन है? भुवनेश मिश्रा है। स्वदेशी जो यूजीवी कृष्ण रोबोट है, इसके निर्माता कौन है? इसको याद रखना है। ठीक है, इसके निर्माता हैं जयपुर की रोबोटिक्स कंपनी क्लब फर्स्ट है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे भुवनेश मिश्रा थे। नामकरण फाउंडर द्वारा अपनी माता के सम्मान में, इनकी फाउंडर जो कृष्ण भुवनेश मिश्रा है, उसकी माता का नाम क्या था? कृष्ण था, इसलिए इसको कृष्ण नाम दिया गया है। तकनीकी विशेषताओं में डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ठीक है, DEW की बात की हुई, लेजर सिस्टम से लैस है, जो हवा में ही किसी दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता है। मतलब यह लेजर निकलेगी और ये मान लो कोई ड्रोन आ गया तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्रोन को, यह इसमें यह सुविधा है। अन्य नवाचार की बात करें तो भुवनेश मिश्रा ने अपने बेटी को समर्पित भूवीर भूवीर शाह नाम का एक और सुरक्षा रोबोट भी विकसित किया है। तो ठीक है, भुवनेश मिश्रा की पत्नी कौन थी? धर्म पत्नी उनकी। ठीक है, पत्नी, सॉरी पत्नी नहीं, माता के नाम पर, माफ करना, माता के नाम पर कृष्णा रोबोट तैयार किया गया है। और रोबोट की विशेषता है कोई भी एंटी मतलब ड्रोन होगा इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भारतीय सेना को एक नई ताकत मिलेगी इससे, भारतीय सेना को इससे एक नई ताकत मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन वर्ज नेत्र की बात करें। स्वदेशी तकनीक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम आगे बढ़ा है भारत, ये आपको दिख रहा होगा। स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन है, ये ड्रोन है। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा आपको, इसे ध्यान से देखना है। इसमें आविष्कार किसने किया है? भारतीय सेना की मारक व रक्षा क्षमता बढ़ाने हेतु आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन वर्ज नेत्र का विकास किया गया है। ठीक है, विकासकर्ता कौन है? IIT जम्मू के युवा वैज्ञानिक की कोर टीम है। विशेष भागीदारी स्वदेशी तकनीक विकसित करने वाली जो टीम है, टीम में रावत बाटा राजस्थान के मूल निवासी एमटेक छात्र तरंग निवास शामिल हैं। तरंग निवास को लेकर के प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, तरंग निवास को याद रखें। इन्होंने जो वज्र वज्र नेत्र जो ड्रोन है, स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन है, इसको विकसित किया है, IIT जम्मू में विकसित हुआ है। यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण योगदान है तरंग श्रीवास का। इसे याद रखें, मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीक कौशल रक्षा क्षेत्र में मजबूत व आत्मनिर्भर बनाना है। स्वदेशी तकनीक जब अपनाई जाएगी तो सशक्त भारत, सुरक्षित भारत का निर्माण होगा। युवा शक्ति ही युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। IIT जम्मू द्वारा विकसित किया गया है वज्र नेत्र, इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें,
OBSM, OBSM, ठीक है। डिजिटल राजस्थान की ओर एक ऐतिहासिक कदम है यह, डिजिटल राजस्थान की ओर एक ऐतिहासिक कदम है। OBMS देश का पहला सरकारी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है ये। मतलब देश का पहला सरकारी, जहां पर पहला आ जाए इम्पोर्टेंट लगा करके याद करना है इसे, ठीक है। मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। OBMS का मतलब होता है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार इसके फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो इसको याद रखें। विशेष गौरव की बात यह है कि देश का पहला एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म है। विकासकर्ताओं ने राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, क्योंकि राजस्थान सरकार खुद जुड़ी हुई है इसमें, जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, इसलिए इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है परीक्षा में आने की, ठीक है। इसे याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी, इसका दायरा जो क्या होगा, दायरा जो उपयोगिता है इसमें स्मारक, हाँ, यदि मान लो कहीं अपन को स्मारक पे जाना है तो स्मारक स्थल पे टिकट बुकिंग कर सकते हैं। संग्रहालय देखने जाना है तो वहाँ की टिकट बुक कर सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में जाना है तो वहाँ टिकट बुक कर सकते हैं। बायोलॉजिकल पार्कों में जाना है तो वहाँ की कर सकते हैं। सफारी करना है तो वहाँ के, बोटिंग करने है तो वहाँ के, होटल में कहीं रुकना है वहाँ की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने का ये जो सिस्टम है OBMS, इसको याद रखें। किसने विकसित किया है? तो राजस्थान का सूचना सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने, ठीक है। इसे याद रखना है। यदि आप मोबाइल के अंदर इसको खोलेंगे तो इस तरह से आपको विजुअल दिखेगा, यहाँ पर OBMS का लोगो दिखेगा। और लैपटॉप या कंप्यूटर की साइड में खोलेंगे, इस तरह से ये साइट भी दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है। इसको वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं आप यहाँ पर, और इस यहाँ पर लॉगिन करके इस तरह से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत शानदार लुकिंग में अच्छा दिख रहा है, ठीक है। वेबसाइट है OBMS टूरिस्ट राजस्थान .gov.in, ठीक है। आज का करंट यहीं एंड करते हैं हम। सभी मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ठीक है। और यदि चैनल पर पहली बार आप आते हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।